गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन। और इस सब्जेक्ट में जो भी थियोरी दे रखी है उन सारे थियोरी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। रिवीजन और थियोरी हम चैप्टर वाइज करेंगे और ये रिवीजन और थियोरी की क्लास जो है वो नवंबर 21 के एग्जाम के लिए, जो एग्जाम दिसंबर 21 में होने। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर थियोरी का है, इस पूरे चैप्टर में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? वैसे कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल incurred on or attributable to a specified article, product or activity। एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट कहते हैं और एक्सपेंडिचर के आगे ब्रैकेट में दे रखा है एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब तो होता है मटेरियल का एक्सपेंडिचर, लेबर का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री के ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। हम अपॉर्चुनिटी लॉस को नोशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अपनी ही फैक्ट्री में बिजनेस कर रहा है, मतलब वो फैक्ट्री उसकी खुद की ओन फैक्ट्री है, रेंट पे नहीं ले रखी है। अगर वो बिजनेस अपनी फैक्ट्री में नहीं करता तो उस फैक्ट्री को रेंट पे दे सकता था। अगर रेंट पे देता तो उसको रेंट की इनकम होती, बट वो रेंट की इनकम उसको क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो अपना बिजनेस अपनी ही फैक्ट्री में कर रहा है, तो रेंट की इनकम का उसको लॉस हो गया। ये जो रेंट की इनकम का जो लॉस है, हम इसको अपॉर्चुनिटी लॉस कह सकते हैं या फिर हम इसको नोशनल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर में हम नोशनल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करते हैं। और एक्सपेंडिचर किसके लिए? कोई स्पेसिफाइड आर्टिकल के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए, राइट। टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हमने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी है बाय नेचर और एलिमेंट। बाय नेचर और एलिमेंट हमने कॉस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज लेबर कॉस्ट, थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फोर्थ इज ओवरहेड। वैसे ओवरहेड को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो नेचर वाइज या एलिमेंट वाइज हम कॉस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। अगर ओवरहेड को वापस से क्लासिफाई करना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। बाय फंक्शन। बाय फंक्शन हमने कॉस्ट को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहले 3 वाले तो ऐसे ही कैसे आ गए? ये जो हमने यहां पढ़ा था बाय नेचर और एलिमेंट, ये जो 3 पढ़े थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पहले 3 तो यहां पर आ गए। अब जो हमने ओवरहेड को पढ़ा था, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हो, जिसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक और क्लासिफिकेशन दे रखा है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो बाय फंक्शन हमने कॉस्ट को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया: मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड लास्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। बाय वेरिएबिलिटी।
और बिहेवियर, बाय वेरिएबिलिटी कहो चाहे बाय बिहेवियर कहो, हमने कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, जो एक्टिविटी के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट विच रिमेन सेम एट ऑल एक्टिविटी लेवल, एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है और कुछ पोर्शन फिक्स का होता है, हम उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। तो बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड फिक्स कॉस्ट, एंड थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इजी। बाय कंट्रोलेबिलिटी हमने कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड सेकंड इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जिसको हम खत्म कर सकते हैं, इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, लगेगी। लेबर की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, हमें इनकर करने ही पड़ेंगे। बट कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप, हो सकता है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हो सकता है हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। हम उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। कंट्रोलेबल कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर मैनेजर। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट which cannot be influenced or which cannot be controlled is called uncontrollable cost. By normality costs are divided into 2. One is normal cost and second is abnormal cost. Normal cost जो नॉर्मल सिचुएशन में हमें इनकर करनी होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल सिचुएशन में हमें इनकर नहीं करनी होती है। नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एबनॉर्मल कॉस्ट विच इज नॉर्मली नॉट इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट जिसके बारे में हमने पहले से एस्टिमेट किया था, जो हमें पता है जनरली इतनी कॉस्ट लगती है। बट एबनॉर्मल कॉस्ट जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था, जिसको हमने पहले से एस्टिमेट नहीं किया था, और जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पर हमें इनकर नहीं करनी होती, हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट अबव नॉर्मल कॉस्ट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट से जो भी ज्यादा कॉस्ट है वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। बाय कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को हमने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया। ये देखो कितने पॉइंट दे रखे, ए बी सी डी ई एफ, खूब है, आर तक है। चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन सबको। सबसे पहले दे रखी है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। वैसे नाम से भी लगता है प्री डिटरमाइंड, जिसको हमने पहले से एस्टिमेट किया है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले हमने जिस कॉस्ट को पहले से एडवांस में एस्टिमेट किया है, हम उसको कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। किसी जॉब पे काम स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है कि इस जॉब पर इतने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, इस कॉल्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हमें लगता है इस पर इतनी लेबर लगनी चाहिए, इस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हमें लगता है इस जॉब पर इतने ओवरहेड लगने चाहिए, इस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जो कॉस्ट हमने पहले से वर्क स्टार्ट होने के पहले से एस्टिमेट की है, डिटरमाइन किया कि ये खर्चे लगेंगे, ये एक्सपेंडिचर लगेंगे, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। अगर हम एवरेज एफिशिएंसी पर किसी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, एवरेज एफिशिएंसी पर अगर मटेरियल की कॉस्ट को, लेबर की कॉस्ट को, ओवरहेड को डिटरमाइन किया जाए, तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट calculated on the basis of standard of efficiency is called standard cost। वैसे हमने चैप्टर भी पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो हमने वहां पर भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझा। मार्जिनल कॉस्ट, इसका एक और नाम है वेरिएबल कॉस्ट।
वैसे हम मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल को, अगर यूनिट को अगर आउटपुट लेवल को 1 यूनिट से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो कॉस्ट में जो चेंज होता है हम उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, राइट। कॉस्ट विच चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर आउटपुट लेवल को 1 से इंक्रीज किया जाए तो कॉस्ट में जो चेंज होता है, कॉस्ट जो इंक्रीज होती है, हम उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, राइट। एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वैसे नाम से भी लगता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो हमने पहले से एस्टिमेट किए, वर्क स्टार्ट होने से पहले, जॉब स्टार्ट होने से पहले, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले हमने जो कॉस्ट को एस्टिमेट किया है हम उसको कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। वैसे ये थोड़ा बहुत तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के जैसे ही है। डिफरेंशियल कॉस्ट, अगर एक्टिविटी लेवल को चेंज किया जाए, अगर एक्टिविटी लेवल को चेंज किया जाए तो कॉस्ट में जो चेंज होता है हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमारी अभी एक्टिविटी लेवल है 1000 यूनिट, अगर हम उस एक्टिविटी लेवल को 1200 यूनिट्स कर दें तो कॉस्ट में जो चेंज होगा हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, राइट। चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड। मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट केवल एक्टिविटी चेंज होने से जो कॉस्ट में चेंज होता है केवल वहां तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाए तो कॉस्ट में जो चेंज आता है, या प्रोसेस या मेथड को चेंज किया जाए तो कॉस्ट में जो चेंज आता है हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अभी मान लेते हैं हम मैनुअल वर्क करते हैं, अब हमने ये सोचा है कि इस मैनुअल काम को मशीन पर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो कॉस्ट में चेंज होगा वो भी डिफरेंशियल कॉस्ट होगा। मगर मतलब अगर टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाए, एक्टिविटी लेवल को चेंज किया जाए, मेथड को चेंज किया जाए, तो जो भी कॉस्ट में चेंज होगा हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, राइट। इंप्यूटेड कॉस्ट, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम पढ़ भी चुके हैं। नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब का एक ही मतलब है। कैपिटलाइज कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हमने एक मशीन परचेज की और मशीन को परचेज करके हम फैक्ट्री तक लेकर आए, हमने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर पे किया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है, मतलब उसको एसेट के अंदर ही हमें ऐड करना होता है। एक्सपेंसेस इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड देन ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड देन ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो जब आप मशीन परचेज करते हो तो आप उस एक्सपेंडिचर, उसको एक्सपेंसेस लिखते हो नहीं, आप उसको एसेट की तरह ट्रीट करते हो कि हमने 1 लाख रुपए की एसेट परचेज की। बट फिर धीरे धीरे आप उस मशीन पर एवरी ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहते हो। तो जो आपने 1 लाख रुपए का एसेट रिकॉर्ड किया था जब मशीन को परचेज किया था, फिर धीरे धीरे आप उसको कहाँ कन्वर्ट करते जाते हो, आप उसको धीरे धीरे एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करते जाते हो। हम उन एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। एक बार हमने उसको एसेट पर रिकॉर्ड किया और उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हम उसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज प्रोडक्ट कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है। जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। एक होता है पीरियड कॉस्ट, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ज होती है, जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है, पीरियड कॉस्ट है। जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते वो टाइम के बेस पर चार्ज होते हैं। ऑल कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट को छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर है वो पीरियड कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द बेनिफिट फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव एक्शन। जो भी बेनिफिट हमने फॉरगॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फैक्ट्री बिल्डिंग, हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है, हम उस फैक्ट्री बिल्डिंग पर हमारा बिजनेस कर रहे हैं,
अगर वो फैक्ट्री बिल्डिंग पर हम हमारा बिजनेस नहीं करते तो हम उस फैक्ट्री को रेंट पे दे सकते थे, तो रेंट की इनकम हमें हो सकती थी। बट हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो हमें रेंट की इनकम का क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जिसका हमें पेमेंट करना होता है। मटेरियल कॉस्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर, मशीन की रिपेयर का एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब जिसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्योंकि हमें उसका पेमेंट नहीं करना होता। शट डाउन कॉस्ट, अगर बिजनेस को टेम्परेली, परमानेंटली नहीं, टेम्परेली अगर बंद कर दिया जाए 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बट फिर भी हमें कुछ एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग को किराए पर ले रखा है, फैक्ट्री बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है। कोविड में हमें बिजनेस को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा, बट फिर भी हमें फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट तो देना ही था। कुछ स्टाफ ऐसे थे जिनको हमने होल्ड किया, उनको सैलरी देनी ही थी, तो ये क्या हो गया, शट डाउन कॉस्ट। हमने बिजनेस को परमानेंटली बंद नहीं किया, कुछ टाइम के लिए बंद किया, तो कुछ टाइम के लिए बिजनेस को बंद किया, बट फिर भी कुछ एक्सपेंडिचर का तो हमें पेमेंट करना ही था, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं शट डाउन कॉस्ट। कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन ए प्लांट इज टेम्परेली शट डाउन, रेंट का एक्सपेंडिचर, सैलरी का एक्सपेंडिचर, जनरली एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, शट डाउन कॉस्ट। संक कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर जो हम इनकर्ड कर चुके हैं और जिसको वापस रिकवर नहीं कर सकते, हम उनको कहते हैं संक कॉस्ट। आपने सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन फीस मान लेते हैं 10,000 आपने डिपॉजिट करा दी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, स्टडी मेटल भी घर आ गए, फिर आपने 15 दिन बाद सोचा, 20 दिन बाद सोचा कि मुझे तो सीए करनी ही नहीं है, तो क्या जो आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हो, क्या वो वापस रिफंड मिलेगी आपको? नहीं, वो रिफंड नहीं होगी। संक कॉस्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड कर चुके हो, अब आगे अगर आप अपना डिसीजन चेंज भी करते हो, उस एक्सपेंडिचर की अब रिकवरी नहीं होनी है, हम उन एक्सपेंडिचर को कहते हैं संक कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट एंड नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अब उसकी वापस रिकवरी नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये वापस रिकवर नहीं हो सकते, हम उसको कहते हैं संक कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट, इट इज कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट्स इन इट्स टोटलिटी, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में जो भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, सो इट इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा जो एक्सपेंडिचर जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखो यहां पर दिया हुआ है नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि डेप्रीसिएशन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। डेप्रीसिएशन में कैश पेमेंट तो नहीं होता, बात ठीक है, बट उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रीसिएशन में हम किसी भी तरीके का कैश पेमेंट नहीं करते, बट डेप्रीसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए डेप्रीसिएशन भी क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नॉट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में जनरली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। इंजीनियरिंग कॉस्ट, cost that is specifically form a clear cause and effect relationship between input and output. इंजीनियरिंग कॉस्ट कॉज और इफेक्ट में क्लियर, जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, राइट,
ये सारे इंजीनियरिंग कॉस्ट है। इंजीनियर्ड कॉस्ट फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो कॉस्ट जो हम हमारी डिस्क्रिशन पर जिसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉस्ट विच हैव नो क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी डिस्क्रिशन पर हम खर्च करते हैं। जैसे एम्प्लॉय को हमने स्पेशल बोनस दिया, जरूरत नहीं थी बट हमने हमारे एम्प्लॉय को स्पेशल बोनस दिया। हम चाहते तो उस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते थे, बट फिर भी हमने उनको स्पेशल बोनस दिया बिना किसी वजह के। तो वो एक्सपेंडिचर जो हमारी डिस्क्रिशन पर है और हम चाहते तो उस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। बट इंजीनियर कॉस्ट वो होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर लगेगा ही लगेगा। तो बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि भाई कॉस्ट फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग, आप कॉस्ट को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करोगे, कौन कौन से तरह की कॉस्ट आती है। अब जब अगर इसका थियोरी का क्वेश्चन बनता भी है तो इस तरीके से पूछेंगे, फॉर एग्जांपल राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शट डाउन कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा थियोरी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये कॉस्ट फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग जो भी है उन सबको एक्सप्लेन करो, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो 4 या 5 नंबर का आता है। तो 4 या 5 नंबर में इन सारे पॉइंट को तो वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। हाँ, बाय नॉर्मलिटी ये क्वेश्चन बन सकता है, बाय कंट्रोलेबिलिटी ये क्वेश्चन बन सकता है, बाय वेरिएबिलिटी क्वेश्चन बन सकता है, बाय फंक्शन और बाय नेचर और एलिमेंट ये क्वेश्चन बन सकता है थियरी में, राइट। तो टाइप ऑफ कॉस्ट सबसे ज्यादा ये जो इस चैप्टर में जो थियरी में पॉइंट दे रखा है वो टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में ही दे रखा है। अब आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की मीनिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्ट को एस्टिमेट करना इज कॉस्टिंग। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को एसर्टेन करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इट इज कॉस्टिंग। मेथड, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। अब मैं आप लोगों को यहाँ जो बता रहा हूँ, ये जो नाम दिए हुए हैं हमने इन सब के चैप्टर पढ़े, तो इसीलिए इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उनके साथ में उनकी थ्योरी आती जाएगी। जैसे मेथड में दे रखा है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, ये बेसिकली है यूनिट कॉस्टिंग। हमने चैप्टर पढ़ा है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग को ही सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं, जिसमें कॉस्ट शीट बनती है, राइट। बैच कॉस्टिंग, हमने बैच कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा है। जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग का चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब है जब हम एक से ज्यादा मेथड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज किया है, कुछ प्रोडक्ट के लिए हमने जॉब कॉस्टिंग को यूज किया है, कुछ के लिए बैच कॉस्टिंग को। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल कॉस्टिंग। हम हमारी फैक्ट्री में एक से ज्यादा मेथड को यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉस्टिंग। तो मेथड टोटल कितने हो गए? 7। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ये सारे चैप्टर दे रखे हैं, राइट। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, मेथड के केवल नाम लिखे, क्योंकि हर चैप्टर का हम थियरी पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में उसकी डेफिनेशन या मीनिंग तो आ ही जाएगी, राइट। टेक्निक, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में टोटल 5 टेक्निक दे रखी है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये 5 टेक्निक दे रखी है, जिसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का केवल नाम लिखा हुआ है, कुछ आगे नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा एक चैप्टर दे रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा चैप्टर दे रखा है। तो मार्जिनल और कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो मीनिंग है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो 3 और टेक्निक दे रखी है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में 5 बिजनेस फर्म है, A B C D E 5 फर्म है जो एक जैसा बिजनेस करती है, और सारी जो फर्म है वो एक ही टाइप का मेथड यूज करती है कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए एक ही तरीका यूज करती है, एक ही टेक्निक को यूज करती है। हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जब बहुत सारी फर्म एक ही मेथड को यूज करती है कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए,
एक ही तरीका यूज करती है, तो हम इस सिस्टम को कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, राइट। व्हेन ए नंबर ऑफ फर्म इन एन इंडस्ट्री, हो सकता है एक इंडस्ट्री में सारी फर्म एक ही मेथड को यूज करती हो, या हो सकता है एक इंडस्ट्री में टोटल 100 फर्म है जिसमें से 40 फर्म एक जैसा ही मेथड यूज करती है, एक जैसी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड यूज करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का तरीका एक जैसा यूज करती है, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। When a number of firms in an industry agree among themselves to follow the same system of costing, it is called uniform costing। क्या फायदा होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का? एक ही मेथड को यूज करना, एक ही अकाउंटिंग का तरीका यूज करना, उसका फायदा क्या? फॉर एग्जाम्पल ABCDE, इन 5 फर्म ने डिसाइड किया कि हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग एक ही तरीका यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही तरीका यूज करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि A अपनी कॉस्ट को कंपेयर करेगा B से, C से, D से, E से, तो A को ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पर नुकसान हो रहा है, कहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर कम आ रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए। B, C, D, E ऐसा क्या करती है कि उनके एक्सपेंडिचर कम होते हैं। तो इससे कॉस्ट कंपैरिजन करने में आसानी होती है, और जब कॉस्ट कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में एफिशिएंसी आती है, राइट। इट हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में सेकंड है मार्जिनल कॉस्टिंग, वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो भी चैप्टर में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इट इज द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। नाम भी लगता है ना हिस्टोरिकल, मतलब जिसकी हिस्ट्री, जो एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हैं, केवल उसी के बेस पर कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इट इज द एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होने के बाद उसको कैलकुलेट करना इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट कॉस्टिंग। कंटिन्यूस कॉस्टिंग मीन्स, अच्छा यहाँ पर एक और दे रखा है कंटिन्यूस कॉस्टिंग। कंटिन्यूस कॉस्टिंग मीन्स एसर्टेन कॉस्ट विद प्रोडक्शन मीन्स कंटिन्यूसली आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते जाना, उसको कहते हैं कंटिन्यूस कॉस्टिंग। मतलब जैसे जैसे एक्टिविटी चलती जा रही है आप उसके साथ साथ में कॉस्ट को कैलकुलेट करते जा रहे हो, इज कॉल्ड कंटिन्यूस कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमने चैप्टर भी पढ़ा है ओवरहेड, जिसमें हम कॉस्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। इट इज प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। एक्सपेंडिचर चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, हम उसको प्रोडक्ट पर, एक्टिविटी पर, ऑपरेशन पर चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट पर या जॉब पर या ऑपरेशन पर केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं, फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट पर या जॉब पर या ऑपरेशन पर चार्ज नहीं करते। बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल एक्सपेंडिचर, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड, हम प्रोडक्ट या जॉब या प्रोसेस या ऑपरेशन पर चार्ज करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल एक्सपेंडिचर आर चार्ज, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल एक्सपेंडिचर आर चार्ज। कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉस्ट, फिर था कॉस्टिंग, अब है कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन विद द recording of income and expenditure or the base on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement of reports for ascertaining and controlling cost। मतलब पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं पूरे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जो हमारा टाइम पीरियड है, चाहे वो 1 मंथ का हो चाहे वो 1 ईयर का हो, हम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और लास्ट में जाके उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ए पॉइंट, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है। एंड डी पॉइंट, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, और वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें पूरी तरीके से नहीं मिल सकती। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है पूरी तरीके से? वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप और फंक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं? ए, कॉस्ट एसेटमेंट, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बी, कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। सी, कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। डी, कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं। ई, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। एफ, कॉस्ट की रिपोर्टिंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट को। और एफ और जी, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस। अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उस लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं? तो टोटल 7 फंक्शन दे रखे हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, कॉस्ट का एनालिसिस करना, कॉस्ट को कंपेयर करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये सब इसमें दे रखे हैं। कॉस्ट की रिपोर्टिंग करना और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। एसेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, मतलब क्या क्या प्री रिक्विजिट है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग? फर्स्ट, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेटिव हो, मतलब जहाँ से हम आराम से इंफॉर्मेशन मिल सके, जहाँ से हमें आराम से इंफॉर्मेशन मिल सके, और वो बहुत सिंपल होना चाहिए। बी, एक्यूरेट होना चाहिए एंड ऑथेंटिकेट होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग दे वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। सी, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एक ही टाइप से सिस्टम चलना चाहिए, अलग अलग तरीके से नहीं। एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, कुछ इस तरीके का हो जिससे कि एक ही जगह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। जब हमें इंफॉर्मेशन मिले तो पूरी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि हम अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होना चाहिए। अगर सिस्टम में कुछ भी चेंज हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप को उस सिस्टम के हिसाब से चेंज कर सके, कुछ ऐसा होना चाहिए। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फैक्टर कंसीडर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करने पड़ते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमें जहां पर इंस्टॉल करना है, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, या और कोई पर्पज है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का। नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, बिजनेस का नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, इन सबको कंसिडर करना। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, टॉप मैनेजमेंट कौन है, उसके मतलब हमें रिपोर्टिंग करनी है तो किसको रिपोर्टिंग करनी है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, ये सारा मैनेजर जो हायरार्की है हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज लेनी होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो तरीका है हमें उस तरीके को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी और हमें वो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कैसे मिल सकती है, इसके बारे में पूरी तरीके से हमें पता करना। मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का जैसे हमने पढ़ा भी है चैप्टर नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, तो नॉन इंटीग्रेटेड तरीके से करना है, इंटीग्रेटेड तरीके से करना है, या और कोई तरीका हो सकता है कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑडिट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है तो कौन कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, उनके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर कॉस्ट ऑडिट करनी है तो कॉस्ट ऑडिट के लिए हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इन सबको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स, इंफॉर्मेशन का एट्रीब्यूट, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हमें रिक्वायर्ड होगा और कैसे हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन सब के बारे में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले सोचना पड़ेगा।
ये सारे फैक्टर कंसिडर करने के बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हमारी फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, राइट। लिमिटेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर फैक्ट्री, वैसे फायदे बहुत सारे, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने के नुकसान भी बहुत सारे। क्या क्या नुकसान है? फर्स्ट, एक्सपेंसिव है। सबसे पहला तो मेन फैक्टर आता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने की भी कॉस्ट आती है। तो ऐसा नहीं हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने से जो फायदा होता हो उससे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने की कॉस्ट हमें पे करनी पड़े। तो एक्सपेंसिव है सबसे पहला लिमिटेशन। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट जनरली अलग अलग आता है, तो हमें उनको रिकंसिल करना होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग क्यों है, प्रॉफिट या लॉस अलग अलग क्यों है। तो हमें कहीं ना कहीं पर रिकंसिल करने की जरूरत पड़ती है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें करनी है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो डबल डबल काम हो रहा है। मतलब जो खर्चे की रिकॉर्डिंग, जो एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटेंट कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी वो ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो एक ही काम की डबल डबल, मतलब डबल डबल जगह वर्किंग हो रही है, तो इट इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इनएफिशिएंसी, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज तब है जब वो एफिशिएंट हो, अगर वो इनएफिशिएंट है तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो बहुत सारी लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन को देखते हुए अगर मैं बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की ये जो लिमिटेशन है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने का जो नुकसान है, उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने का फायदा होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े जो बिजनेस हाउस है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है, वो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, राइट। कॉस्ट यूनिट, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कार का प्रोडक्शन होता है तो कार उनके लिए क्या है? कॉस्ट यूनिट। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एयर कंडीशनर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है तो उनके लिए एसी क्या हो गया? एक कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है प्रोडक्ट, सर्विस, जिसका आपका बिजनेस है। इट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। हाँ, कॉस्ट यूनिट जैसे हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है टन किलोमीटर। जैसे हमने ट्रेवलिंग बिजनेस में पढ़ा, ट्रेवल बिजनेस में कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है पैसेंजर किलोमीटर। होटल के बिजनेस में ये कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है रूम डे। तो अलग अलग बिजनेस में कॉस्ट यूनिट का मतलब भी अलग अलग होता है। तो सर्विस बिजनेस में भी अलग अलग टाइप के सर्विस बिजनेस में कॉस्ट यूनिट का मतलब अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जनरली कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है प्रोडक्ट। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 1 कॉस्ट यूनिट। इट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, जॉब इंडस्ट्री में एक जॉब एक कॉस्ट यूनिट होता है, राइट। इट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एज सर्टेन और एक्सप्रेस्ड। हम जिस रिलेशन में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम उसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट आर यूजुअली द यूनिट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट लाइक नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम एंड वैल्यू। कुछ भी हो सकता है कॉस्ट यूनिट, राइट। डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड and technique to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability। बड़ी टिपिकल डेफिनेशन दे रखी है। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ। जैसे होता है ना अकाउंटेंसी, एक होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। एक होता है अकाउंटेंसी, जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करो उसमें प्रॉपर तरीके से आप प्रिंसिपल का यूज करो, मेथड का यूज करो, इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, राइट। तो सेम इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना।
कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कॉस्ट रिकॉर्ड को प्रॉपर प्रिंसिपल से, प्रॉपर मेथड से रिकॉर्ड करना इज कॉस्ट अकाउंटेंसी. एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment of profitability. It include the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करते हैं. केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना ही कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं है, उस रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना भी कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है. इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग. वैसे देखा जाए तो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं. आजकल ज़्यादातर जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं वो सब कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होते हैं. मोस्ट ऑफ दी जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम है वो आजकल कंप्यूटराइज होता है. तो इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोवाइड कस्टम मेड रिपोर्ट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करने का ये फायदा होता है कि हमें रेडीमेड रिपोर्ट बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल हम टैली का यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो हमें बैलेंस शीट बनाने की, ईयर एंड होने पर बैलेंस शीट, P&L ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हमें केवल जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसको टैली के अंदर डालना होता है ट्रांजैक्शन को. बैलेंस शीट, P&L सब बन के अपने आप ही आ जाते हैं, राइट. तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमें केवल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज करना होता है, कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन को डालना होता है. ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर हमें सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाकर दे देता है. तो ये बहुत बेनिफिशियल है. हमें केवल डेटा डालना होता है, सारी रिपोर्ट अपने आप ही बनकर आ जाती है. प्रोवाइड कस्टम मेड रिपोर्ट. पेपरलेस एनवायरनमेंट, आजकल तो ज़्यादातर पेपरलेस एनवायरनमेंट. कॉस्ट ascertainment विथ एक्यूरेसी. कंप्यूटर से जो कैलकुलेशन होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. मैनुअल मिस्टेक हो सकती है बट कंप्यूटर से मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है. यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड बजट. सारी रिपोर्ट एक ही टाइप से होगी. अगर मैनुअली वर्क किया जाएगा तो हो सकता है रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग अलग कर दिया जाए, बट कंप्यूटर जो रिपोर्ट बनाएगा वो एक ही तरीके से बनाएगा. सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट बनाएगा वो एक ही तरीके से बनाएगा. टाइमली रिपोर्टिंग, हम उसमें टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट हमें कब देनी है, तो जैसे वो टाइम होता है हमें रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाती है. हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो आजकल वैसे ज़्यादातर जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए, रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. मेथड ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग करना होता है. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग करना होता है. वैसे हमने चैप्टर बजटरी कंट्रोल में सीखा है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और हम उसको वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कैसे कर सकते हैं, बट वहां पर हमने एक ही तरीका समझा. यहाँ पर 5 मेथड दे रखे हैं. अब कौन कौन से मेथड दे रखे हैं हम वन बाय वन एक एक मेथड को. सबसे पहला मेथड दे रखा है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड कैसे काम करता है समझना. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां दे रखा है आउटपुट और यहां दे रखे हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, राइट. आपको क्या करना है, अलग अलग आउटपुट लेवल पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का एक लाइन जो कर्व है वो उसको ड्रॉ करना है. कैसे? फॉर एग्जांपल आउटपुट लेवल 100 पर मान लेते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर इतना होता है. सपोज आउटपुट लेवल 200 पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर इतने होते हैं. आउटपुट लेवल 300 पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर इतना होता है. आउटपुट लेवल 400 पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर इतना होता है, राइट. अब आपको क्या करना है, ये जो भी आपने इन सब को आपको मिलाना है. जहां पर ये जीरो एक्टिविटी लेवल पर ये मिलेगा, दिखती बात है, ये जीरो पर जाके नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा. तो ये जो डिफरेंस है मतलब जीरो एक्टिविटी लेवल पर भी आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है और जीरो एक्टिविटी लेवल पर कौन सा एक्सपेंडिचर आता है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आता है. तो जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है इतना तो हो गया फिक्स्ड, ये तो हो गया फिक्स्ड और ये हो गया वेरिएबल.
मतलब हम क्या करते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर को अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर ग्राफ पर हम उसको प्लॉट करते हैं, और उसके बाद में जो हम इसको मिला देंगे, सारे पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये जीरो पर जाके जहां मिलेगा, जीरो पे जाके, जीरो पे नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ऊपर जाके अमाउंट पे मिलेगा। तो जीरो एक्टिविटी लेवल पर भी मतलब आपको इतना एक्सपेंडिचर तो इनकर करना ही करना है। ये जो जीरो एक्टिविटी लेवल पर एक्सपेंडिचर का अमाउंट आता है इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में से अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता चल जाए तो बाकी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, वेरिएबल, राइट। इट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। प्लॉट टोटल कॉस्ट on various activity level on graph paper. Fixed cost is equal to total cost at zero activity level. Zero activity level पर भी जो अमाउंट हमें सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर का मिलेगा वो होगा फिक्स कॉस्ट। बैलेंस कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वैसे मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, थियोरी में आ सकता है और आपको वहां पर लिखना ही है, इतना ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इलस्ट्रेशन बनाओ और फिर उसको ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करके उसको बताओ, बिल्कुल नहीं, आपको केवल इतना ही लिखना है। सेकंड है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट मेथड ये हमने जरूर पढ़ा था। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सपोज हमारी सेल्स 1 लाख रुपीज, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 60,000, हमारी सेल्स 1,50,000 एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 80,000। सेल्स चेंज हो गई, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी चेंज हो गए, बट सेल्स जिस प्रोपोर्शन में चेंज हुई है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में वेरिएबल एक्सपेंडिचर भी है और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी है। जब सेल्स में चेंज होगा, जिस प्रोपोर्शन में सेल्स में चेंज होगा, वेरिएबल एक्सपेंडिचर में तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा, बट फिक्स एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होगा। तो ये जो सेल्स का चेंज है कितना, 50,000, और ये जो एक्सपेंडिचर में चेंज है 20,000, ये जो 20,000 का एक्सपेंडिचर है इट इज वेरिएबल। जब सेल्स चेंज होती है तो उसके साथ में वेरिएबल एक्सपेंडिचर चेंज होते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस है सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर का, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। और कितने पर वेरिएबल है, 50,000 की सेल्स पर वेरिएबल है। तो हम यहां पर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स इक्वल्स टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट इज 40%। मतलब सेमी वेरिएबल वेरिएबल एक्सपेंडिचर सेल्स का 40% है। नाउ वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास दो डिटेल है, कोई भी एक डिटेल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं पहली डिटेल को काम लेते हैं। पहली डिटेल में सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना है, 60,000 है, और वेरिएबल कितना है, 1 लाख की सेल्स का 40%। 1 लाख की सेल्स, उसका 40% वेरिएबल मीन्स 40,000। तो 60,000 में से जब आप 40,000 को माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट इज 20,000। इट इज कॉल्ड हाई एंड लो पॉइंट मेथड। इसका नाम हाई एंड लो पॉइंट मेथड क्यों है? हाई पॉइंट और लो पॉइंट का यहां पर मतलब है सेल से। हमने दो सेल्स लिए, एक में सेल्स है 1 लाख, एक में सेल्स है 1,50,000। एक सेल्स हमने लिए 1 लाख, एक सेल्स हमने लिए 150। ये तो हो गया लो पॉइंट, ये हो गया हाई पॉइंट। हमने दो अलग अलग सेल्स लिए जिसमें एक सेल्स कम है, एक सेल्स ज़्यादा है, एक लो सेल्स, एक हाई सेल्स। हमने उसके डिफरेंस से वेरिएबल कॉस्ट में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिफरेंस हुआ, उससे हमने वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज कैलकुलेट किए और उससे हमने फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया। इसीलिए इसका नाम है हाई एंड लो पॉइंट मेथड। सेकंड मेथड जो हमने डिस्कस किया, इट इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स इक्वल्स टू चेंज इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज। तीसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या करता है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके
सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर को वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर सेमी वेरिएबल होता है, उसमें कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर को अगर फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक कर सकते हैं। बिल को चेक करके ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड है और कौन कौन से वेरिएबल है। हम उसी बिल को एनालाइज करके हम फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग कर सकते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड सेपरेटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। फोर्थ लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, ये हमने बजटरी कंट्रोल में किया था, जिसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया था, चेंज इन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। और फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को माइनस करके। हम जो बजटरी कंट्रोल में करते हैं वो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड होता है, राइट। एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे काम करता है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं हमारी यूनिट्स है 1000 और हमारे एक्सपेंसेस है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है 10,000। यूनिट्स हो गई 1500, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया 13,000। अब ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल नहीं है, यूनिट्स में जितना चेंज हो रहा है एक्सपेंसेस में उसी प्रोपोर्शन में से चेंज नहीं हो रहा। नॉट वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है इसलिए फिक्स भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। अब इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड में इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। व्हाट इज y? y का मतलब है टोटल एक्सपेंसेस, a का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, b का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x का मतलब है यूनिट्स। अब इसको ऐसा करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट से इक्वेशन बनाते हैं, y का मतलब मैंने आपको बताया टोटल एक्सपेंडिचर विच इज 10,000 इक्वल्स टू a का मतलब फिक्स कॉस्ट, x का मतलब यूनिट्स, पहले में यूनिट्स कितनी है 1000 b का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता करना है और हमें फिक्स कॉस्ट पता करनी है, राइट। फिर हम सेकंड से भी एक इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड में टोटल कॉस्ट कितनी है 13,000 इक्वल्स टू a प्लस, या यूनिट्स कितनी है 1500 b। अब हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इट इज माइनस 3000 एंड इट इज माइनस के 500 b, माइनस से माइनस क्रॉस, b इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 500 इट इज 6। अगर हमें b की वैल्यू पता चल गई, b क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6। अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करते हैं, 10,000 इक्वल्स टू a प्लस 1000 b, 1000 b का मतलब है 6, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 6000। 6000 को जब आप 10,000 में से माइनस करोगे तो a की वैल्यू आएगी 4000, मतलब फिक्स कॉस्ट इज 4000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 6 रुपीज पर यूनिट। इट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। तो टोटल 5 मेथड है सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट करने के लिए। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड हाई एंड लो पॉइंट मेथड, थर्ड एनालिटिकल मेथड, फोर्थ लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड फिफ्थ इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों तो एक जैसे लगते हैं, क्या फर्क होता है क्या? बिल्कुल फर्क होता है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों में फर्क है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो पिछले महीने आपके मोबाइल का बिल आया 1,000 रुपये महीने का, 1,000 रुपये आपके मोबाइल का बिल आया। तो आपके फादर ने कहा भाई तो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल को थोड़ा कम यूज़ कर, ठीक है। घर वालों ने कहा मोबाइल का यूज़ बहुत कम किया जाए। मोबाइल का यूज़ कम करने के लिए घर वालों ने आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, मोबाइल आपको देते ही कम है, बाकी अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए आपको मोबाइल देना ही कम कर दिया और अगले महीने बिल आ गया 700 रुपये। या फिर घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, एसी वेसी खूब चलते हैं, टीवी भी पूरे दिन चलती रहती है, लाइट पंखे खूब चलते रहते हैं। तो घर वालों ने कहा भैया ऐसा कर, एसी का यूज़ थोड़ा कम कर। अभी जो एसी
रात में पूरे रात चलता रहता है, दिन में 10-12 घंटे एसी चलता रहता है, कोई बात नहीं, अपन 4-5 घंटे एसी यूज करेंगे, बाकी गर्मी में सो जाएंगे। इट इज कॉस्ट कंट्रोल। एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। एसी का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, घर वालों ने कहा ऐसा करते हैं, ये जो एसी है, ये जो अभी एसी लगी हुई है, ये बहुत पुरानी हो गई, 7 साल से लगी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। अब क्या करें, एक नया एसी लगा दिया जाए, 5 स्टार वाला, स्टार वाइज आता है ना, तो 5 स्टार का एक एसी लगा दिया जाए। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी, हमें एसी का कंजम्पशन कम नहीं करना है, 10 घंटे पहले भी चलता था, 10 घंटे अभी भी चलेगा, बट हम एसी को चेंज कर देते हैं। एसी को चेंज करने से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो गया। इट इज कॉस्ट रिडक्शन। आप समझ रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल होता है, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेली किया जाता है। बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ गया घर पे, फादर ने आपके सब पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आया, टेम्परेली आपने भी थोड़ा बिजली का यूज़ करना कम कर दिया। ये एक टेम्परेरी एक्टिविटी है जिसमें हम कॉस्ट को कम कर दें। बट कॉस्ट कंट्रोल है एक परमानेंट सोल्यूशन कि खर्चे को परमानेंटली कम कैसे किया जाए। कॉस्ट कंट्रोल में हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट इन कॉस्ट रिडक्शन हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को रिड्यूस नहीं करते, है ना। कॉस्ट कंट्रोल कंसर्निंग विथ मेंटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल कहता है कॉस्ट को हमें मेंटेन करना है, कॉस्ट को मेंटेन करना है। मान लो अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमने एस्टिमेट किया था कि हम पूरे साल भर में टोटल 10 लाख का एक्सपेंडिचर करेंगे। अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ, जनवरी तक जाते जाते ही 9 लाख रुपए हो गए। अब हमने कहा फरवरी और मार्च हमने एस्टिमेट किया था 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, ऑलरेडी 9 लाख रुपए तो खर्च हो चुके हैं। अब 2 महीने में और खर्चा होगा तो हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा चला जाए। तो हमने फरवरी और मार्च में कॉस्ट को बहुत कम किया जिससे कि हम हमारे टारगेट तक मेंटेन कर सके। हम इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। मतलब हम उसमें कॉस्ट को मेंटेन करते हैं, पहले से जो एस्टिमेट किए उस कॉस्ट को वहां तक ही रखने के लिए हम कॉस्ट को मेंटेन करते हैं। कनेक्टेड विथ कॉस्ट रिडक्शन, मगर कॉस्ट रिडक्शन ऐसा नहीं करता, वो एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन देता है जिससे परमानेंटली कॉस्ट कम हो जाए। रिलेट्स टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट, रिलेट्स टू पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट, टेम्परेरी नेचर, परमानेंट इन नेचर, एंड्स विथ टारगेट व्हेन टारगेट इज अचीव्ड। जैसे ही टारगेट मार्च खत्म हुआ, ठीक है हमारा काम खत्म, बट इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस विथ नो एंड। मगर कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम कंटिन्यूसली कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंटिव फंक्शन, कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ करेक्टिव फंक्शन, जिसमें हम फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए कॉस्ट कम हो जाए, कुछ ऐसा काम करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, बहुत बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, provide cost information, very easy. It classify records, इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, एसेट के रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइबिलिटीज के रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंडिचर के, इनकम के। इट क्लासीफाई कॉस्ट, ये केवल कॉस्ट को क्लासीफाई करता है। रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें हिस्टोरिकल डेटा होते हैं जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मेक यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होती है और एस्टिमेटेड कॉस्ट भी होती है। यूजर आर शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या यूज होती है, टैक्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। एनालिसिस, यूजर आर इंटरनल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर कॉस्ट ऑडिट का सिस्टम है तो वो भी यूज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजली प्रिपेयर्ड फॉर ए ईयर, प्रिपेयर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर वाइज होती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई फिक्स नहीं होता कि ये ईयर वाइज ही होगी, मंथ वाइज भी हो सकती है, वीक वाइज भी हो सकती है, जॉब वाइज भी हो सकती है, प्रोसेस वाइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब होता है कि हम हमारे बिजनेस को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक डिवीज़न का, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जो अपने डिवीज़न के काम के लिए, अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हर एक डिवीज़न, हर एक डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। फॉर बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डेलीगेट्स
its responsibility and authority to various department or person. These department or persons are known as responsibility center and are held responsible for performance in terms of expenditure, revenue, profitability and return on investment. टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एक होता है कॉस्ट सेंटर जिसका काम होता है कॉस्ट को इनकर्ड करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंकरेंस ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल. रेवेन्यू सेंटर जिसका काम है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना. सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू. प्रॉफिट सेंटर जिसका काम है रेवेन्यू सेंटर और कॉस्ट सेंटर दोनों का, मतलब जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को कंसिडर करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है. सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल बोथ फॉर इंकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू. और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर जिसका काम इन्वेस्टमेंट करना भी है और उस इन्वेस्टमेंट पर प्रॉपर तरीके से रिटर्न अर्न करना है. सेंटर विच इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्ट फंड. फंड को इन्वेस्ट करना और उस फंड पर प्रॉपर रिटर्न को अर्न करना, इसका काम होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर जो पूरा का पूरा थियोरी का था. इसमें से एग्जाम में थियोरी के बहुत सारे पॉइंट आने के चांसेस रहते हैं. इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थियोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आप हर एक पॉइंट को आराम से पढ़ना. वैसे इजी थियोरी है, ज़्यादा कुछ टिपिकल थियोरी नहीं है. तो ये वाला हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.